चलो भाई, अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सॉल्युबिलिटी का। तो बताओ पहले, सॉल्युबिलिटी का मतलब बताओ। soluble soluble plus ability सॉल्युबल, plus ability अच्छा तोड़ रहे हो, ये लो। अच्छा, मतलब ये सॉल्युबिलिटी को अगर अपन क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो इसके दो वर्ड क्या निकल रहे हैं? एक सॉल्युबल प्लस एबिलिटी। सॉल्युबल का मतलब क्या होता है? घुलना, है ना। और एबिलिटी का मतलब कैपेसिटी या क्षमता। तो अब अगर इसके बारे में बोलना चाहोगे तो क्या बोलोगे? बोलने की क्षमता मतलब कि अपन क्या, देखो, सॉल्यूशन अपने पास सॉल्यूशन रहता है, तो सॉल्यूशन में क्या रहता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट रहते हैं, यानी विलेय और विलायक। तो विलेय को क्या किया जाता है? विलायक या विलयन में, यानी सॉल्यूट को सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में क्या किया जाता है? मिलाया जाता है। तो वो जो मिलता है उसी को क्या बोल रहे हैं? घुल रहा है। तो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी का मतलब ये हो गया कि उस सॉल्यूट का सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में घुलने की मैक्सिमम जो कैपेसिटी होती है, ठीक है ना, कैपेसिटी जो होती है, घुलने की जो कैपेसिटी होती है, वही क्या कहलाती है? उसकी सॉल्युबिलिटी, है ना। यानी कि सॉल्यूट कहने का मतलब विलेय का विलायक या विलयन। ये विलायक या विलयन क्यों बोल रहा हूँ? सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन, क्योंकि हो सकता है कि आप पहले ही कोई सॉल्वेंट ले रहे हो और उसमें सॉल्यूट को डिजोल्व कर रहे हो, या फिर हो सकता है पहले से आप कोई सॉल्यूशन ले रखे हो और उसमें कोई सॉल्यूट डिजोल्व कर रहे हो, ठीक है ना। तो इसलिए सॉल्वेंट या सॉल्यूशन दोनों हो सकता है, ठीक। तो सॉल्यूट का विलायक या विलयन में घुलने, यानी कि सॉल्यूट होने की कैपेसिटी, यानी कि क्षमता, को ही क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी, यानी कि विलेयता। चलो, तो ये बताओ कैपेसिटी यहाँ पे कैसे निर्धारित करेंगे अपन? ये तो हम समझ गए कि सॉल्युबिलिटी का मतलब ये होता है कि सॉल्यूट का सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में घुलने की क्षमता। तो ये क्षमता का मतलब कैसे निर्धारित करोगे? क्षमता मतलब क्या होती है? क्षमता का मतलब क्या होता है? मतलब उसमें और कितना किसी फिक्स टेंपरेचर प्रेशर पर कितना सॉल्यूट हम डिसॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ना। कैपेसिटी जो बताई जाती है, तो इसका मतलब जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी की कैपेसिटी बताते हो, कोई भी आप अगर किसी की कोई भी प्रॉपर्टी, यानी जैसे कोई भी गुण हो गया, और अगर आप उस प्रॉपर्टी की क्या बताते हो? कैपेसिटी बताना चाहते हो कि इसकी क्षमता कितनी है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि वो प्रॉपर्टी मैक्सिमम कितनी जा सकती है। यानी कि उसके अंदर जो भी जिस भी प्रॉपर्टी की आप बात करें, वो प्रॉपर्टी उसके अंदर मैक्सिमम कितनी आ सकती है। तो अपन कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं? घुलने की ना। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? घुलने की अगर बात करें, यानी मतलब डिजॉल्व की बात कर रहे हैं, तो सॉल्यूट, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में ये जो डिजॉल्व कर रहे हो आप किसको? सॉल्यूट को। तो वो मैक्सिमम कितना डिजॉल्व हो सकता है? मैक्सिमम अमाउंट, यानी अधिकतम मात्रा उसकी कितनी उसमें क्या हो सकती है? घुल सकती है। यही उसकी क्या कहलाई जाएगी? सॉल्युबिलिटी। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? अब ये बताओ कि अगर मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है और उसमें सॉल्यूट जो है वो क्या है? डिजॉल्व है, ठीक है। अब अगर मैं इसका फैक्टर चेंज करता हूँ, तो क्या उसकी कैपेसिटी उतनी ही रहेगी कि चेंज हो सकती है? चेंज हो सकती है ना। मगर आप अगर कहने का मतलब ये है कि अगर हमने कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर हमारे पास जो भी हैं, एक्सटर्नल फैक्टर यानी बाय कारक, मतलब जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ये सब और भी जो भी फैक्टर होते हैं, तो अगर अपन इनको क्या करेंगे? चेंज करेंगे, यानी कि अगर इनका मान अपन क्या करते हैं? बदलते हैं, तो सीधी सी बात है कि उसके अंदर ये जो कैपेसिटी है, यानी जो सॉल्युबिलिटी की प्रॉपर्टी है, ये भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। यानी कि जो ये प्रॉपर्टी है घोलने की, वो भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर आपको इसका डेफिनेशन बनाना होगा, तो किसी एक फिक्स फैक्टर पे बात करेंगे, क्योंकि अगर फैक्टर फिक्स नहीं रहेगा तो सॉल्युबिलिटी चेंज होती रहेगी। और डेफिनेशन जो बनाया जाता है, तो वो कभी भी वेरिएबल चीज़ों का नहीं बनाया जाता है। डेफिनेशन जब भी किसी भी चीज़ की बताई जाती है या किसी भी चीज़ की परिभाषा बनाई जाती है, तो उसकी एक फिक्स वैल्यू की बनाई जाती है, वेरिएबल की कभी नहीं बनती है, ठीक है ना। क्लियर? तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको जब डिफाइन करोगे, ठीक है ना, क्या करोगे? परिभाषित करोगे जब इसको, तो आपको फैक्टर को क्या करना पड़ेगा? जितने भी फैक्टर हैं इनको क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। यानी जैसे टेम्परेचर और प्रेशर की बात कर रहा हूँ, तो फिक्स टेम्परेचर और फिक्स प्रेशर पर, नियत ताप और दाब पर,
विलयन में घुले हुए विलायक की अधिकतम मात्रा, विलायक बोल रहा हूँ, विलेय की अधिकतम मात्रा ही क्या कहलाती है, उसकी सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? क्या बोला मैंने, फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पर सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में डिजॉल्व सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट क्या कहलाता है, उसकी सॉल्युबिलिटी। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है ना। अब देखो, इस चीज़ में आपको एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी ये चीज़ बताई जाती है तो हमने क्या बोला अभी की फैक्टर जो है वो चेंज नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। इस क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो अब अगर फैक्टर की बस बात नहीं कर रहे हैं अपन, जिसकी बात कर रहे हैं जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, तो उसका भी अमाउंट हमको क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। तो जब भी क्या करते हैं, जैसे मान लो क्या हो गया कि ये तो समझ गए कैपेसिटी, है ना। अगर जैसे मान लो अपन क्या बोल रहे हैं कि इसमें एक फैक्टर रखा जाता है कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होना चाहिए, ठीक है ना। ये इसी के टर्म है, सॉल्यूशन यानी कि जो विलयन है वो कैसा होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में। जब सॉल्युबिलिटी बताई जाती है तो कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं, तो बोला जाता है कि सॉल्यूशन जो है वो क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम स्टेट में होना चाहिए, यानी साम्यावस्था में। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है, सॉल्यूशन का इक्विलिब्रियम स्टेट में होने का मतलब क्या हुआ, मतलब पर यूनिट हम्म, एरिया में जितना मतलब सॉल्यूट डिसॉल्व है वो तो सॉल्युबिलिटी बता रहे हो। सॉल्यूशन का। हाँ, ये तो तुम सॉल्युबिलिटी बता रहे हो कि पर यूनिट वॉल्यूम या एरिया में जितना अमाउंट सॉल्यूट का डिजॉल्व है। पर यूनिट वॉल्यूम है इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड कांस्टेंट। कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था में आने का मतलब ये है कि जैसे कोई भी सॉल्यूशन है तो वो सॉल्यूशन को बनाने में कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन को बनाने में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो मतलब कि इसके फिक्स वैल्यू में, मतलब इसके एक फिक्स अमाउंट आप लो और उसमें इसकी भी वैल्यू क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, समय के साथ इसके मान में कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए। मतलब पर यूनिट सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो सॉल्यूट का अमाउंट है प्रति एकांक विलियन में। अब वो एकांक के आगे मैं वो मात्रा उतरा इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि वॉल्यूम भी हो सकता है और मास भी हो सकता है, तो केवल यूनिट बस लगा रहा हूँ, ठीक है ना। तो पर यूनिट सॉल्यूशन में प्रति एकांक विलियन में जो विलेय की मात्रा है वो समय के साथ चेंज ना हो, तो उसको बोला जाता है कि वो कौन से स्टेट में, अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में। तो ये कनेक्शन लगा पा रहे हो कि इक्विलिब्रियम स्टेट यहाँ क्यों बोल रहा है, क्योंकि अगर पर यूनिट सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट अगर चेंज होगा तो मतलब अभी आप उसकी सॉल्युबिलिटी में नहीं पहुंचे हो, क्योंकि वो मैक्सिमम कितना डिजॉल्व हो सकता है। जब वो अपनी मैक्सिमम स्टेट पे पहुंच जाएगा तो मतलब कि अब वो और डिजॉल्व उसमें नहीं कर सकते हो, मतलब अब उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो वहां तक जाना पड़ेगा तुमको, यानी कि उस पर इक्विलिब्रियम स्टेट में जाना पड़ेगा, समझ गए। और जब सॉल्यूशन अपने अंदर सॉल्यूट को डिजॉल्व करना बंद कर देता है तो वो सॉल्यूशन कौन सी स्टेट में कहलाता है, सेचुरेटेड स्टेट में कहलाता है। मतलब कि सॉल्यूशन जो है वो किस स्टेट में रहना चाहिए, सेचुरेटेड। तो आप डेफिनेशन में ये भी बोल सकते हो, परिभाषा में, कि विलयन के संतृप्त अवस्था में, विलयन के सेचुरेटेड है तो टेम्परेचर फिक्स तो करना पड़ेगा, क्योंकि सेचुरेटेड जब बताया जाता है तो एक फिक्स टेम्परेचर पर बताया जाता है। यानी विलयन के संतृप्त अवस्था में, नियत ताप और दाब पर विलयन के संतृप्त अवस्था में उपस्थित विलेय की जो मैक्सिमम, संतृप्त है तो वो अपने मैक्सिमम अमाउंट में ही है, तो यहाँ चाहो तो मैक्सिमम अमाउंट बोलना, ना चाहो तो नहीं बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने पहले ही क्या बोल दिया, सेचुरेटेड, ठीक है ना। तो फिक्स नियत ताप और दाब पर विलयन के संतृप्त अवस्था में उपस्थित विलेय की जो मात्रा होती है वही क्या कहलाती है, उसकी विलेयता, सॉल्युबिलिटी। क्लियर, ठीक है ना, कोई डाउट? ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी का परिभाषा तो समझ में आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या और इसका डेफिनेशन कैसे बताया जाता है, टेम्परेचर फिक्स और प्रेशर वगैरह सब क्या फैक्टर जो है वो क्या रखे जाते हैं, फिक्स रखे जाते हैं। टेम्परेचर की अगर बात करें तो टेम्परेचर जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर बोला जाता है, बाकी इसका कोई वो नहीं है कि रूम टेम्परेचर पर बताया जाएगा, कोई भी एक फिक्स टेम्परेचर दे दिया जाएगा और उस पर बात किया जाएगा। और प्रेशर के लिए क्या बोला जाता है कि 1 atm प्रेशर रखा जाए, ठीक है ना, क्लियर। इन सभी फैक्टर को जोड़ के आप डेफिनेशन क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। चलो अच्छा ये बताओ, सॉल्युबिलिटी का जो डेफिनेशन आप अभी बोल रहे हो उसके हिसाब से इसका यूनिट क्या बनाओगे, सॉल्युबिलिटी का। हमने क्या बोला, फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पर, यानी नियत ताप और दाब पर विलयन के साम्य अवस्था पर, मतलब जो साम्य अवस्था में हो, तो उसमें विलेय, मतलब घुली हुई सॉल्यूट का जो मैक्सिमम अमाउंट होता है, विलेय की अधिकतम मात्रा जो होती है वही क्या कहलाती है, उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। अब ये जो डेफिनेशन बता रहे हो इसके हिसाब से सॉल्युबिलिटी का यूनिट क्या बनाओगे, क्या बन सकता है, सॉल्यूट
हम लोग क्या मतलब अमाउंट बता रहे हैं ना। तुम बताओ ना क्या बन सकता है, तुम जो जो सोच सकते हो वो सारे सोच के बताओ क्या बन सकता इसमें है। क्या ऊपर न्यूमेरिकल वैल्यू में आएगी क्योंकि अमाउंट है, मात्रा, हाँ तो यूनिट थोड़ी है। वाह, अमाउंट ऐसे आ जाता है। बताओ जल्दी से क्या बनेगा यूनिट, आज तुम लोगों का। टेस्ट हो रहा है, नहीं अगली परीक्षा हो रही है। अगली परीक्षा नहीं है, स्टडी परीक्षा है। चलो बोलो क्या यूनिट बनाओगे। मोल पर लीटर। मोल पर लीटर, सही है हाँ सॉल्यूशन लीटर। भाई। क्या बता क्या वही ना बोल रहे हैं अपन, जो मोलैरिटी मोलैरिटी जो पढ़े हो ना, वही चीज़ तो यहाँ बता रहे हो, बस मैक्सिमम अमाउंट जोड़ दे रहे हो। वहाँ मैक्सिमम अमाउंट अपन नहीं जोड़ते थे, यहाँ पे हम कैपेसिटी की बात कर रहे हैं ना, मतलब मैक्सिमम कितना डिजॉल्व हो सकता है। बट जब बात करूंगा तो यही ना बोलूंगा कि सॉल्यूशन के 1 लीटर आयतन में विलेय, मान लो अपने पास एक सॉल्यूशन है, एक मतलब कितना लीटर है, मान लो 10 लीटर अपने पास है, और उसमें आपने मैक्सिमम कितना सॉल्यूट डिजॉल्व कर लिया, मान लो कि 50 ग्राम। तो उसके 1 लीटर में कितना घुला हुआ है, मतलब अगर 10 लीटर में 50 ग्राम घुला हुआ है तो उसके 1 लीटर में कितना घुला हुआ है, 5 ग्राम ना। अरे अरे कितना सोचते हैं जा। अरे हम लोग कुछ और ठीक है, सोचते हैं। जो हम पूछ रहे हैं वह सोचा। ठीक है, क्लियर ना। यानी 1 लीटर में 5 ग्राम, ये मैक्सिमम अमाउंट है। तो जब आप इसका यूनिट बनाओगे तो यही ना बनाओगे भाई, सॉल्यूशन के पर यूनिट। मैंने क्या बोला था शुरू में, बोला था सॉल्यूशन जब बोल रहा था तो पर यूनिट बोला था। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन हो सकता है वॉल्यूम में भी लिया जाए या हो सकता है मास में भी ले लिया जाए। यानी अभी यहाँ पे मैंने बोला सॉल्यूशन हम मान लेते हैं लिक्विड स्टेट में है, यानी वॉल्यूम लोगे तो बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय की अधिकतम मात्रा। तो आखिर जब मात्रा लिखोगे ऊपर तो वो वही ना रहेगा। अगर नंबर ऑफ मोल में बताओगे उसका अमाउंट तो मोल पर लीटर, और अगर ग्राम में अमाउंट बता दिए तो ग्राम पर लीटर। समझ गए? तो ध्यान आ रहा है। यानी कि यहाँ पे जो ये सॉल्युबिलिटी है, ये एक प्रकार का मोलैलिटी और मोलैरिटी ही है, कंसंट्रेशन ही है ये। कुछ समझ में आ रहा है? ये भी एक प्रकार का कंसंट्रेशन ही है। ठीक है, बस ये है कि इसके लिए कैपेसिटी जुड़ती है मैक्सिमम। यहाँ मैक्सिमम अमाउंट की बात नहीं होती, यहाँ पे हमको ये देखना होता है कि हमको जितना सॉल्यूशन दिया गया उतने में कितना सॉल्यूट, कितने मोल या कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ ये बात की जा रही है कि हमको जितना दिया जा रहा है सॉल्यूशन, उसमें हम कितना मोल या कितने ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकते हैं, यानी कैपेसिटी की बात हो रही है। यहाँ कोई लिमिट नहीं है, इसमें इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे तो अपने को निकालना होता है कि कितना है, और यहाँ पे लिमिट है। इसमें लिमिटेशन यानी इसको उसके मैक्सिमम स्टेट तक पहुंचाना होता है, तभी आप इसकी अगर अभी अगर मान लो अपने सॉल्यूशन में सॉल्यूट अभी डिजॉल्व हो रहा है, मतलब जब तक वो अनसैचुरेटेड है, असंतृप्त है, तब तक आप उसकी सॉल्युबिलिटी में नहीं पहुंचोगे, नहीं पहुंच सकते सॉल्युबिलिटी में। जब वो सैचुरेटेड स्टेट में पहुंच जाएगा तब वहां पे जो तुम वैल्यू बताओगे इसकी, वो उसकी क्या कहलाएगी, सॉल्युबिलिटी। कहने का मतलब ये है कि अगर अपने सॉल्यूशन मान लो भाई, अभी जो पूछा कि मान लो सॉल्यूशन जो है वो 10 लीटर है, और 10 लीटर सॉल्यूशन में यानी विलियन में हम सॉल्यूट कितना डिजॉल्व कर सकते हैं, 10 ग्राम, मैक्सिमम इतना घुला है। तो इसका मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो कितनी है, यानी कि इसकी जो विलेयता है वो कितनी है, कैपेसिटी कितनी है। मतलब बिलियन के एक, ये 10 लीटर है और 10 लीटर में मैक्सिमम कितना घुला, 10 ग्राम। तो 10 है, 10 ही है, 50 ग्राम कर देता हूँ, ये लो। तो ये 0 से 0 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 ग्राम पर लीटर। तो इसकी सॉल्युबिलिटी मतलब कितनी है, 5 ग्राम पर लीटर। मतलब इसके 1 लीटर आयतन में मैक्सिमम 5 ग्राम डिजॉल्व हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो बात तो आप वही ना कर रहे हो, ये स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बन गया। इसी को अगर मोल में बता दोगे कि कितना मोल उसमें डिजॉल्व हो सकता है पर लीटर में, तो वो मोल पर लीटर बन जाएगा। मतलब इसकी यूनिट फिक्स नहीं है ना। जैसा बात बोलोगे वैसे आ जाएगी सॉल्युबिलिटी। मतलब आप जिस यूनिट, जिस भी वैल्यू में बताना चाहोगे उसमें आ जाएगा। तो यूनिट समझ में आया कि यूनिट है क्या। सॉल्युबिलिटी भी एक प्रकार का कंसंट्रेशन ही है, बट इसमें क्या है, लिमिट लग चुकी है कि इसको आप मैक्सिमम स्टेट तक पहुंचाना ही पड़ेगा, उससे कम भी नहीं रख सकते। मतलब अगर उससे कम है तो मतलब अभी आप सॉल्युबिलिटी में नहीं पहुंची, मतलब अभी उसकी सॉल्युबिलिटी और है। जब घुलना बंद हो जाए तब वो सॉल्युबिलिटी, वो अपनी मैक्सिमम स्टेट यानी तब सॉल्युबिलिटी में पहुंचेगा। तो यूनिट की बात की जाए तो बात इसमें यूनिट वही सारी चीज़ें बनेंगी जो आप कंसंट्रेशन का पूरा पढ़ चुके हो, क्योंकि सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट ही बताया जा रहा है। कोई दिक्कत? ठीक है ना। तो क्या क्या यूनिट बना सकते हो, जितने भी कंसंट्रेशन की यूनिट बनाए सब मोल बोलो। पर लीटर, मोल पर केजी, मोल पर ग्राम, अरे एक एक से बोला था, ऐसा थोड़ी मोल थे। पर लीटर। पहला मोल,
पर लीटर, यानी सॉल्यूशन क्या है लीटर में है और सॉल्यूट का अमाउंट आप क्या बता रहे हो, मोल में बता रहे हो, यानी मोलैरिटी बता दिए। चलो और बोलो। मोल पर केजी। मोल पर केजी, मतलब आप इसमें क्या बोल रहे हो कि इसमें सॉल्वेंट में बता रहे हो कि सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम में सॉल्यूट का मैक्सिमम कितना मोल डिजॉल्व हो सकता है। अब यहाँ देखना ये 1 किलोग्राम में कितने मोल डिजॉल्व है या नहीं, 1 किलोग्राम में कितने मोल डिजॉल्व हो सकता है मैक्सिमम, ये कहलाएगी सॉल्वेंट, ठीक है ना। और बोलो। ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर, मतलब आप क्या बोल रहे हो, बिलियन को किस में ले रहे हो, लीटर में ले रहे हो, और सॉल्यूट को अमाउंट यानी वेट, मास, ठीक है ना। तो बिलियन के 1 लीटर आयतन में सॉल्यूट का यानी विलेय की मैक्सिमम कितना ग्राम अमाउंट जो है वो डिजॉल्व हो सकता है। बोलो आगे बोलो। चलो सॉल्युबिलिटी का तो क्लियर हो गया कि होता क्या है। अब ये देखो, अगर मान लो सॉल्युबिलिटी जो जनरली बात की जाती है तो वो ये बात की जाती है कि सॉल्युबिलिटी मतलब सॉल्यूट को अपने को क्या करना है, किसी दूसरे सॉल्वेंट में क्या करना है, डिजॉल्व करना है। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट यहाँ पे क्या लिया जाता है, जनरली जो सॉल्युबिलिटी की बात की जाती है वो किन लोगों के बीच में बात की जाती है। तो जो सॉल्यूट होता है और जो सॉल्वेंट होता है, यानी कि इसमें जो विलेय और जो विलायक होते हैं, तो जनरली ये बात किया जाता है कि जो सॉल्वेंट होगा वो अपना लिक्विड होगा, क्या होगा, लिक्विड यानी द्रव अवस्था में, और जो सॉल्यूट होगा वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। मतलब इनको क्या करना है इसमें घोलना है, जनरली ये बताया जाता है। तो जो सॉल्युबिलिटी की बात होती है तो इसमें क्या बोला जाता है कि अपना जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड स्टेट में होगा, ठीक है ना, और उसमें हमें इनको यानी कि जो सॉल्यूट है तो हो सकता है सॉलिड स्टेट में भी हो, ठोस अवस्था में हो, ठीक है ना, तो उसको क्या करना है, उसमें घोलना है। या हो सकता है कि लिक्विड ही हो और एक लिक्विड को दूसरे उसमें लिक्विड में क्या करना है, घोलना है। ये तो मान लो घुल ही जाएगा। और ये जो गैस है तो इसको भी क्या करते हैं अपन। तो आप यानी यहाँ पे जो कहने का मतलब ये है कि सॉल्युबिलिटी में जो पूरा टॉपिक अपना चलने वाला है वो इन्हीं लोगों के ऊपर है। इन्हीं के ऊपर आप पढ़ोगे कि सॉलिड का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी के क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है, लिक्विड का लिक्विड में क्या क्या चीज़ें आएंगी, गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी की अगर बात की जाए तो क्या चीज़ें आएंगी, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब हम लोग बात करते हैं, ये तो समझ गए ना कि सॉल्युबिलिटी किसके बीच में बात होगी, अपना सॉल्वेंट जो होगा उसको किस में रखना है, लिक्विड स्टेट में, और जो सॉल्यूट है वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में हो सकता है, ठीक है, क्लियर। चलो तो नेक्स्ट पॉइंट अपना ये है, सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर के बारे में पढ़ना है कि सॉल्युबिलिटी यानी किसी भी सॉल्यूशन या सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी किन किन चीज़ों से प्रभावित होती है, ठीक है, क्लियर हो गया। यानी कि अपन का पढ़ना क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी, यानी कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले अपन फैक्टर की बात करते हैं, पहला फैक्टर कि कौन कौन से फैक्टर थे, मतलब कि इसका सॉल्युबिलिटी में, सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी में प्रभाव पड़ेगा और कैसा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो पहला अपन नेचर की बात करते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर की बात करते हैं, ठीक है ना। नेचर यानी कि प्रकृति, किसकी प्रकृति की बात कर रहे हैं अपन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पे डिपेंड करता है, सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के नेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो किसका बोल रहा हूँ, सॉल्यूट हो जाएगा या फिर सॉल्वेंट, विलेय और विलायक। तो बताओ भाई कौन कुछ बताना चाहेगा इसके बारे में। नेचर की बात हो रही है, अमाउंट की नहीं, नेचर की, प्रकृति, बिहेव, बिहेव व्यवहार। मतलब ये लिक्विड सॉलिड गैस ऐसे चलो देखो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की अगर बात कर रहे हैं तो नेचर की अगर बात की जाती है तो यहाँ पे नेचर की का मतलब ये है कि पोलर है कि नॉन पोलर, ध्रुवीय और अध्रुवीय, ठीक है ना। तो अगर मान लो ये कहा जाता है नेचर के हिसाब से कि सेम सेम में डिजॉल्व होते हैं, मतलब कहने का मतलब ऐसे दो लोग जिनकी प्रॉपर्टी सेम है, नेचर सेम है, तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे, और जिनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी तो वो डिजॉल्व नहीं होंगे। तो कहने का ये मतलब ये एक लाइन बनाया जाता है, सेम सेम डिजॉल्व। तो इसका मतलब ये हुआ, सेम सेम का कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा सॉल्यूट, ये जो सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट है, तो अगर सॉल्यूट पोलर है
तो सॉल्वेंट को भी क्या होना पड़ेगा, पोलर, अगर डिजॉल्व होना है तो दोनों ध्रुवीय हों। अगर सॉल्यूट नॉन पोलर है तो सॉल्वेंट भी कैसा होना चाहिए, नॉन पोलर, ठीक है ना। तो इन दो केस में ये सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, क्लियर ना। लेकिन अगर मान लो दोनों में से प्रॉपर्टी क्या हुई, अलग हुई, एक मान लो पोलर हो गया दूसरा नॉन पोलर, तो यहाँ पे फिर डिजॉल्व नहीं होगा, समझ गए, क्लियर हो गया, कोई डाउट। चलो अब इसका कारण समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। कोई भी एक एग्जांपल अपन लेते हैं, जैसे मान लो हमने क्या लिया, नमक ले लो, खूब नमक खाते हो ना, तो मैंने क्या ले लिया, मान लो NaCl नमक, ठीक है ना। तो ये बताओ ये पोलर होता है कि नॉन पोलर, पोलर है ना। पोलर का मतलब समझ रहे हो, है ना, अपने आयनों में डिवाइड हो जाए, तो ये पोलर होता है। तो Na+ और Cl- ये अपने ये आएंगे। अब इसको अगर अपन क्या करते हैं, पानी में मान लो क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं। पानी में अगर घोलते हैं तो ये घुलेगा भी नहीं घुलेगा, ये पता करना है। तो जो पानी है, तो पानी का जो फॉर्मूला होता है H2O होता है। अब ये तो जानते ही होंगे कि ऑक्सीजन जो होता है वो हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है ना। पहला तो क्लोरीन है और उसके बाद किसका नंबर आता है, ऑक्सीजन का सेकंड नंबर पे। तो इसका मतलब ये जो कोवैलेंट के इलेक्ट्रॉन होंगे इसको ये क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर क्या हो जाएगा, माइनस का चार्ज चढ़ जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये पोलराइड हो गया कि नहीं हो गया। और जैसे ही तुम इसमें नमक डालोगे, ये ऑक्सीजन किसको, ये माइनस वाला किसको अपनी तरफ खींचेगा, प्लस वाले को, और ये प्लस वाले जो है ये किसको अपनी तरफ खींचेगा, माइनस वाले को। और भी क्लोरीन है ये भी ले लेगा एक आध दो तो ये आपस में क्या हो रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। मतलब कि ये कहने का मतलब ये है कि ये इसके साथ जाके डिजॉल्व हो जा रहा है। तो ये किसकी वजह से हुआ, क्योंकि ये भी पोलर था और ये भी। अभी इसी की जगह पे अगर कोई दूसरा, अगर मान लो मैं बेंजीन उजीन ले लेता, इसकी जगह पे क्या लेता, बेंजीन, तो बेंजीन में आयन प्रेजेंट नहीं होते हैं। बेंजीन जो होता है वो ऐसा होता है ना स्ट्रक्चर, ये C6H6, तो इसमें एक भी आयन प्रेजेंट नहीं है, तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा ही नहीं, समझ में आया। तो यानी जब ये उसको अट्रैक्ट करेगा नहीं तो ये इसमें डिजॉल्व नहीं होगा। तो ये इस वजह से क्यों क्यों नहीं डिजॉल्व हुआ, क्योंकि ये पोलर है और ये नॉन पोलर है, ठीक है ना। ये ध्रुवीय है और ये अध्रुवीय है, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट है, इस वजह से ये डिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, क्लियर ना, कोई डाउट। यानी पहला फैक्टर क्लियर हुआ नेचर का, कि नेचर यानी प्रकृति का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर अपने को किसी भी सॉल्यूट को अगर किसी भी सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में डिजॉल्व करना है, किसी भी विलेय को विलेय या विलायक में क्या करना है, विलायक या विलेयर में डिजॉल्व करना, घोलना है, तो दोनों का नेचर क्या रखना पड़ेगा, सेम, सेम सेम में ही डिजॉल्व होगा। और अपोजिट अपोजिट में, अगर मान लो मैं नेफ्थलीन ले लेता, मान लो नेफ्थलीन ले लेता, ठीक है ना, तो नेफ्थलीन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो वो भी कैसा है, नॉन पोलर है। तो नेफ्थलीन को जब इसमें घोलूंगा तो घुल जाएगा बेंजीन में, क्लियर ना। नेफ्थलीन जो है वो बेंजीन में क्या हो जाएगा, आसानी से घुल जाएगा। अच्छा एक तो काफ़ी वो देखे होंगे, मतलब कि एक प्रैक्टिकल काफ़ी वायरल हुआ होगा, देखे होंगे कभी ना कभी, तो नज़र में पड़ा ही होगा, अगर स्क्रॉल करने की आदत है अगर तो पड़ा ही होगा कि पेट्रोल में थर्माकोल को डालते हैं तो बहुत सारा थर्माकोल उसमें क्या हो जाता है, घुल जाता है आराम से। इतना ये है ना, इतना इतना पेट्रोल ले लो इसमें, ठीक है ना। अब इतना पेट्रोल आप इसमें ले लो और फिर इसमें आप थर्माकोल के 15, 20, 25, 30 जितने लाने हो उतने ला लो और उसको धीरे धीरे तोड़ तोड़ के डालते रहो, इतने में वो पूरा घुल लेगा, थर्माकोल को पूरा डिजॉल्व कर लेगा, क्लियर ना। क्यों, क्योंकि पेट्रोल जो है वो भी नॉन पोलर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और जो थर्माकोल है वो भी नॉन पोलर है। कौन सी प्रॉपर्टी लग गई इसमें, नॉन पोलर, सेम प्रॉपर्टी, डिजॉल्व हो गया, आया समझ में। अभी इसी में अगर पेट्रोल में अगर मैं नमक डाल देता तो ना डुलता, वो नीचे जाके बैठ जाता। या जैसे दारू वारू में बात करो तो दारू में नमक डाल दो, एल्कोहल में नमक डाल दो तो उसमें भी नहीं घुलेगा वो, पानी में तो घुल गया लेकिन एल्कोहल में नहीं घुलेगा। क्यों, क्योंकि एल्कोहल कैसा है, नॉन पोलर है, ठीक है ना। ऑक्सीजन की वजह से थोड़ा पोलराइड हो जाता है बट उतना ज़्यादा पोलर उसमें प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है ना। तो नमक जाएगा तो वो जाके वहाँ पे भी उसमें भी तली मिटा हो जाएगा, बैठ ही जाएगा, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है। चलो अगला फैक्टर अपना क्या है, टेम्परेचर, तापमान। यानी कि मान लो अपने पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है ना, ए और बी, इसमें क्या है, डिजॉल्व है ए और बी, मान लो ए और बी का है, तो जो भी है इसमें सॉल्यूशन मान लो अपन ले लेते हैं क्या, ये पार्टिकल जो है ये सॉल्वेंट के डिजॉल्व है। चलो अब बताओ जरा कि अगर अपन क्या करते हैं, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं ना, तो अगर टेम्परेचर इसका क्या किया जाए, घटाया जाए या बढ़ाया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जो सॉल्यूट आपको दिख रहा है इसकी सॉल्युबिलिटी में, ठीक है ना। तो देखो इससे रिलेटेड क्या है, टेम्परेचर से रिलेटेड जब बात होती है तो अपने को ये देखना पड़ता है कि हमारा जो
जैसे जब भी अपन किसी भी दो लोगों को क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं, तो उनके बीच में जो भी रिएक्शंस वगैरह होते हैं, सॉल्युबिलिटी मतलब उनसे जाके रिएक्ट करके बॉन्ड वगैरह बनाना, तो वो सॉल्युबिलिटी कहलाता है। घुलने का मतलब क्या होता है, अगर वहाँ पे जैसे NaCl तुम जैसे पानी में नमक डाले, तो नमक अगर मान लो उसमें जाके वो बॉन्ड बना रहा है पानी के साथ, इसका मतलब वो घुल रहा है। घुलने का मतलब क्या है, जाके उसमें बॉन्ड बनाना, उनके साथ एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेना, ठीक है ना, वो सॉल्युबिलिटी है। क्लियर ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो रिएक्शन जब अगर बॉन्ड बनाते हैं, तो इसका मतलब उनके बीच में रिएक्शन हो रहा है। तो यानी अगर टेम्परेचर की बात करते हैं, तो यहाँ पे रिएक्शन का टाइप रखना पड़ता है कि जब हम किसी भी दो सब्सटेंस को, पदार्थ को आपस में डिजॉल्व करते हैं या मिलाते हैं, तो उनके बीच में रिएक्शन किस टाइप का हो रहा है, उस रिएक्शन के बेस पे बताया जाता है कि वो सॉल्युबिलिटी जो होगी वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है ना। तो पहले टेम्परेचर के बेस पे हमारा जो रिएक्शन होता है वो दो प्रकार के थे, एक एक्जोथर्मिक होता है और एक एंडोथर्मिक। कौन कौन सा होता है, एक्जोथर्मिक। एक्जोथर्मिक का मतलब क्या होता है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, है ना, ऊष्मा क्षेपी। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हीट जो होगी ना वो रिलीज होती है। मतलब जब दो लोगों को आपस में, जैसे ये ए और बी, इनको आपस में जब मिलाएं, तो ये रिएक्ट करके मान लो आपस में बॉन्ड वॉन्ड बना लिए, ये उसमें जाके सॉल्यूबल हो गया और कोई प्रोडक्ट मान लो बन गया सी। अब इसमें प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट भी अपने को क्या हो रही है, वहाँ पे मिल रही है। मतलब हीट जो है वो इंक्रीज, इधर साइड जब हीट अपने को मिलता है तो किधर साइड रखा जाता है, राइट साइड। हीट हीट जब अपने को क्या होता है, मिलता है, तो इसको किधर साइड रखते हैं, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड एक चीज़ ध्यान रखना कि एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक में ये जो रिएक्शन होता है, कि ये रिएक्शन किस साइड जाएगा, मतलब ये रिएक्शन आगे साइड ही जाएगा या पीछे साइड आएगा। जब अपन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये रिएक्शन होगा कैसे, तो इसमें ये देखना पड़ता है, थोड़ा सा समझना। एक रूल है कि जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन का डायरेक्शन, यानी कि जो अभिक्रिया की दिशा होती है वो किधर साइड होती है, तो वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होती है। किधर साइड होती है, ये पॉइंट, इस चीज़ को दिमाग में बैठाए रहना, और जो इधर पूछ रहा हूँ वो बताना, ठीक है ना। रिएक्शन जो होता है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर, मतलब कि डायरेक्शन रिएक्शन का। तो ये बताओ, अपने पास यहाँ पे ये दो सब्सटेंस हैं, हमने इन दोनों को मिलाया, ये आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाए, ठीक, और साथ ही साथ हीट भी दे रहा, प्रोडक्ट साइड हीट भी बन रहा है। अब जरा ये बताओ, इसको जैसे ही आप टेम्परेचर दोगे तो क्या होगा, हाई से लो की ओर। टेम्परेचर किधर का बढ़ेगा, प्रोडक्ट साइड का ना। तो जो प्रोडक्ट बना होगा वो वापस अपने पुराने स्टेट में आ जाएगा कि नहीं आने लगेगा, क्योंकि इधर का इधर हीट अपने को, पहले तो वो रिएक्शन किया, रिएक्शन में खुद वो हीट क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है प्रोडक्ट साइड, मतलब इधर का टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। और जब तुम इसको टेम्परेचर क्या करोगे, दोगे, तो इधर साइड का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा प्रोडक्ट साइड का। तो जो भी घुला होगा वो वापस क्या हो जाएगा, घुलना, जो भी घुला था वो वापस अपने पुराने स्टेट में अनडिजॉल्व होकर वापस चले आएंगे। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, ठीक है ना। यहाँ पे ये चीज़ को ध्यान रखना कि अपना रिएक्शन किस टाइप का हो रहा है। तो अगर हमारा रिएक्शन एक्जोथर्मिक है यानी ऊष्माक्षेपी है, तो प्रोडक्ट साइड हीट क्या होती है, बनती है। अब उधर साइड जिधर हीट बनेगा उधर का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और जब तुम इसको अलग से टेम्परेचर और बढ़ाओगे तो इधर साइड का टेम्परेचर वापस क्या हो जाएगा, और इंक्रीज होगा, और रिएक्शन क्या होने लगेगा, उल्टा जाने लगेगा। तुमने इनको मिलाया, वो रिएक्शन करके ये बना दिए, मतलब ये प्रोडक्ट बन चुका है। अब तुम्हारे पास प्रोडक्ट है, बन के तैयार जो हुआ वो प्रोडक्ट है, और साथ ही साथ वहाँ पे हीट भी है। अब तुम जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट साइड का टेम्परेचर क्या होगा, और इंक्रीज होगा। तो जो भी घुला हुआ था ना वो वापस कहाँ चला जाएगा, अपने पुराने स्टेट में, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्लियर हो गया, क्यों, क्योंकि रिएक्शन जो होता है वो हमेशा किधर से किधर साइड जाता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। तो इधर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज़्यादा, और इधर का क्या हो जाएगा, लो। और तुम उधर पहले से टेम्परेचर है, तुम उसको बाद में और टेम्परेचर दे रहे हो, तो उसकी टेम्परेचर और हाई हो रही है। तो इधर का टेम्परेचर हाई हो गया और इधर का क्या हो गया, लो हो गया। तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा, वापस चला आएगा, जो घुला था वो वापस घुल, मतलब अलग हो जाएंगे। कोई डाउट। अब यही चीज़ अगर एंडोथर्मिक की बात करें तो ये मिटा दूँ ना। अगर मान लो यही चीज़ अपन किसकी बात करें, एंडोथर्मिक का, तो पहले ये बताओ एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते किसको है, एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। मतलब इस अभिक्रिया को होने के लिए हीट की जरूरत है,
एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जो भी रिएक्शन, जैसे मान लो ये ए है और ये बी है, ये आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट ही बना रहे हैं। अब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसको हीट की क्या है ज़रूरत है, मतलब आप इसको हीट दोगे, मतलब जब इसको हीट देते हैं तभी ये रिएक्शन होता है, ठीक है ना। तो अब ये बताओ, यहाँ पे हीट लग रहा ना रिएक्टेंट साइड, तो हीट किधर, टेम्परेचर किधर साइड इंक्रीज होगा, इधर साइड। इसको हीट की ज़रूरत है रिएक्शन करने के लिए, तो जब मैं इसको जितना ज़्यादा हीट दूंगा ये उतना ज़्यादा रिएक्शन करेगा। मतलब सीधी सी बात है, आप ये लॉजिक लगाओ या इसके नाम के हिसाब से मतलब निकाल लो, दोनों में आपका रिएक्शन जो है वो किधर साइड जाएगा, राइट साइड। तो इधर वाला टेम्परेचर क्या हो गया, हाई, और इधर साइड वाला क्या हो गया, लो। तो हाई से लो की तरफ रिएक्शन आपका जाता रहेगा, मतलब ए जो है वो बी में क्या होगा, घुलता रहेगा, और आपको प्रोडक्ट सी क्या करता रहेगा, देता रहेगा। समझ गए। तो टेम्परेचर का इफेक्ट समझ में आया, सॉल्युबिलिटी में क्या पड़ता है, तापमान का विलेयता में क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर हमारा रिएक्शन कैसा हुआ, एंडोथर्मिक, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ये होता है कि उस रिएक्शन को होने के लिए या ए को बी में डिजॉल्व होने के लिए या बॉन्ड बनाने के लिए हीट जरूरत पड़ेगी। तो जब आप उसको टेम्परेचर दोगे तभी वो क्या होगा, बॉन्ड बनाएगा, रिएक्शन करेगा। तो इधर साइड टेम्परेचर आप बढ़ाते जाओ तो वो क्या करता जाएगा, रिएक्शन करता जाएगा, बॉन्ड बनाता जाएगा, और वो ए और बी में सॉल्यूबल होता रहेगा और सी प्रोडक्ट बना के देता रहेगा। और ऐसे भी समझ लो कि इधर साइड इसको टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है हीट की, तो इधर साइड का टेम्परेचर दोगे तो इधर हाई होगा और इधर लो, और हाई से लो की रिएक्शन हमेशा हाई से लो की हो। तो जैसे जैसे इसको टेम्परेचर दोगे तो इधर का टेम्परेचर बढ़ रहा है और उधर का कम है, तो हाई से लो की ओर रिएक्शन जाता रहेगा। और यही चीज़ अगर एक्जोथर्मिक की बात की जाए, तो एक्जोथर्मिक मतलब ये होता है कि इसमें आप अलग से अभी टेम्परेचर नहीं दे रहे हो, केवल इन दोनों को मिला रहे हो, और जैसे इन दोनों को मिलाए, ठीक है ना, तो जैसे मिला दिए तो ये जो प्रोडक्ट बना उसके साथ वो हीट भी क्या कर रहा है, रिलीज कर दिया। मतलब जो प्रोडक्ट अपने पास तैयार हुआ है बन के उस वो गर्म है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें हीट रिलीज हो गई। अब तुम उसको टेम्परेचर अब अलग से दोगे तो किधर साइड का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, प्रोडक्ट साइड का। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर रिएक्शन जाता है, तो जैसे ही तुम इसको एक्जोथर्मिक वाले रिएक्शन में टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो वो उल्टा रिएक्शन करने लगेगा, मतलब जो भी घुला था वो वापस अपनी पुरानी स्टेट में आ जाएगा। यहाँ सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घट गई, और इधर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, घट रही है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ, और इधर वाले की सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, सॉल्युबिलिटी जो है इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर। कोई दिक्कत, ठीक है, तो लिख लो। चलो भाई, अशुद्धि का बताओ क्या प्रभाव पड़ता है, इम्प्योरिटी का सॉल्युबिलिटी में क्या इफेक्ट पड़ता है। बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, सॉल्युबिलिटी मतलब एकदम से घुल जाना। इम्प्योरिटी बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी कैसे, क्यों। मतलब इम्प्योरिटी का मतलब समझते हो ना कि क्या होता है। पहले पहले तो इसका मतलब बताओ थोड़ा सा, इम्प्योरिटी का मतलब क्या होता है। हाँ हाँ, इम्प्योरिटी का मतलब ये हो गया कि हम जिस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं या जिस सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, अगर उसके अलावा हम उसमें कोई दूसरा चीज़ क्या कर दें, दूसरा सब्सटेंस डाल दें, तो वो दूसरा सब्सटेंस उसके लिए इम्प्योरिटी कहलाता है, ठीक है ना। मतलब जो मेन सब्सटेंस है, मेन पदार्थ जो है, मेन जो मुख्य पदार्थ है, मुख्य पदार्थ के अलावा अगर कोई दूसरा सब्सटेंस आ जाए, सब्सटेंस यानी पदार्थ आ जाए, तो इसको क्या बोलते हैं कि इम्प्योरिटी है उसमें, ठीक है ना, इसी को क्या कहते हैं, अशुद्धि। तो ये बताओ कि जो मेन सब्सटेंस है उसकी सॉल्युबिलिटी में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और क्यों, कैसे प्रभाव पड़ेगा, बताओ। जैसे मान लो अपन यहाँ पे एक बना ले रहे हैं, एक एग्जांपल ऐसे ले ले रहे हैं, ये मान लो अपना क्या है, सॉल्यूशन है, और मान लो कि इसमें कोई गैस डिजॉल्व है मान लो, ठीक है ना, जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस मान लो क्या है, डिजॉल्व, ठीक है ना। अब इसमें मान लो मैं क्या करता हूँ, इम्प्योरिटी के रूप में कोई दूसरा सब्सटेंस क्या कर देता हूँ, डाल देता हूँ। जैसे मान लो सोडा डाल दिए, या मान लो क्या डाल दिए तुम, नमक डाल दिए, नमक डाल दो, या फिर इनो डाल दो। हालांकि पानी में CO2 मिला हुआ है तो वो सोडा का काम करता है,
थोड़ा पता है ना किसको बोलते हैं ना। पानी में जब हाई प्रेशर के साथ क्या कर दो, कार्बन डाइऑक्साइड को डिजोल्व कर दो, तो वो सोडा कहलाता है, ठीक है ना। इसमें मान लो अपन क्या डाल दे रहे हैं, नमक डाल दो या फिर इनो डाल दो। इनो पीते हो ना, 6 सेकंड में काम कर देता है। बहुत गंदा है। पीने के बाद मारते ड्रग। नहीं अरे वो एग्जाम्पल आप बता रहा हूँ, नहीं। हाँ वही बोल रहा हूँ, जो एकदम खतरनाक तरीके से वो निकलता है ना, तो वो क्या है, किसका एग्जाम्पल है, इसी का एग्जाम्पल है। ये क्या है, हमारा पेट है, खाए बढ़िया मस्त रात को, और नहीं वो हुआ, बना मस्त CO2। और जैसे ही तुमने क्या किया, इनो पिया, तो इनो के पीते ही हो क्या रहा है, ये जो बीच में ये इस सॉल्यूशन के अंदर जहाँ जो गैसिंग है, जहाँ पे ये CO2 मिले हुए गैसेस जो उस गैस में बैठे हुए हैं, उसकी जगह पे आप ये जो दूसरा सब्सटेंस डाल रहे हो वो आ जा रहा है, तो उसकी गैसिंग में ये लोग आ जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, मतलब CO2 क्या हो जाता है, बाहर। समझ में आया? ये मतलब कि हो क्या रहा है, सॉल्युबिलिटी इसकी क्या हो गई है, हट गई है ना। इसका कारण क्या है कि जो आप दूसरा सब्सटेंस क्या कर रहे हो, इस सॉल्यूशन में डाल रहे हो, तो वो दूसरा सब्सटेंस जो है वो इसके अंदर जो गैसेस जो भी डिजॉल्व हैं वो उसकी जगह क्या कर ले रहे हैं, ले रहे हैं। गैस तो वैसे भी एक जगह पे रहता है नहीं, सॉलिड, अब कोई जैसे नमक वमक डाले तो वो सॉलिड स्टेट में होता है, तो वो जाके जगह क्या कर सकता है, घेर सकता है, और उसकी जगह पे जो गैसेस होंगे वो उसको क्या कर देगा, हटा देगा। अब इसमें जैसे जैसे तुम नमक क्या करते जाओगे, डालते जाओगे, तो उससे ये क्या होता जाएगा, गैस बाहर निकलता जाएगा सॉल्यूशन से। क्यों? क्योंकि उसके लिए जगह नहीं बच रही है यहाँ पे रहने के लिए, तो गैस क्या हो जाएंगे, बाहर। और सॉलिड थोड़ी अपने से बाहर निकलेंगे, वो तो जाके सीधे ताली में ही बैठेंगे। क्लियर हो गया? यानी कि इम्प्योरिटी मिलाने का क्या पड़ता है, तो अगर इम्प्योरिटी आप इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो। कारण समझ में आया क्यों? क्योंकि जो भी सॉल्युबल, जैसे नॉर्मली ये गैसेस के लिए बताया जाता है, ज़्यादातर ये एग्जांपल इम्प्योरिटी का जो होता है वो काहे का होता है, गैसेस का ही दिखाया जाता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में अपना जो गैस डिजॉल्व है, तो उसमें जब अपन कोई इम्प्योरिटी यानी कोई दूसरा सब्सटेंस जब डालते हैं, तो जहाँ गैस डिजॉल्व है उसकी जगह पे वो दूसरा सब्सटेंस आ जा रहा है, तो गैस के लिए जगह नहीं बच रही है अंदर, तो वो उस सॉल्यूशन को छोड़ के कहाँ चले आते हैं, बाहर। तो यानी उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, ठीक है, क्लियर। तो इम्प्योरिटी को इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। अशुद्धि बढ़ाने पर विलेयता का मान घटता है। हाँ अच्छा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हाँ हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वही क्या लिखे रहे हैं, घटक लाग। चलो नेक्स्ट फैक्टर क्या है अपना, प्रेशर, दाब का सॉल्युबिलिटी में क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। तो पहले तो यहाँ पे ये बात कर लेते हैं कि एक्चुअली प्रेशर वाला जो फैक्टर है वो किस में अप्लाई होगा। मैंने क्या बोला था, सॉल्यूशन जो होता है वो, जो सॉल्युबिलिटी की अगर बात करते हैं, तो सॉल्यूशन जो तैयार किया जा रहा है उसमें हमारा जो सॉल्वेंट है वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता है ना। जो हमारा सॉल्वेंट है वो कौन से फॉर्म में होता है, विलायक जो होता है वो कौन से फॉर्म में होता है, लिक्विड, द्रव अवस्था में होता है। और जो सॉल्यूट है उसको किस में रखते हैं, विलेय जो होता है वो तीनों हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, और गैस स्टेट में भी हो सकता है। जो सॉल्युबिलिटी वाला केस बना रहे थे, तो अपन लिक्विड सॉल्यूशन में बात करते हैं, किस में बात करते हैं, सॉल्यूशन कितने प्रकार के बनते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में उसके स्टेट के बेस पे पढ़े थे ना, कि अवस्था के आधार पे कितने प्रकार के, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैस सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन मतलब ये होता है कि अपना जो सॉल्वेंट होगा वो सॉलिड स्टेट में रहेगा, और जो सॉल्यूट है वो तीनों में हो सकता है, और जिनको मिला के जो अपना जो फाइनल सॉल्यूशन तैयार होगा वो भी सॉलिड स्टेट में ही आता है, तो उसको सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर ना। तो सॉल्युबिलिटी वाला जो केस है वो वहाँ पे नहीं चलाते हैं, ये लिक्विड, ज़्यादातर लिक्विड सॉल्यूशन के लिए ये केस चलता है सॉल्युबिलिटी वाला, ठीक है ना, बताते हैं। तो वो किस में बताते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन में। क्लियर। तो अब यहाँ पे हम किस फैक्टर की बात कर रहे हैं, प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो अब ये बताओ, अगर हमारा जो सॉल्युबिलिटी जो है, मतलब सॉल्यूशन जो है वो सॉलिड और लिक्विड से मिलकर बना हुआ है, तो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी में प्रेशर का क्या कोई प्रभाव पड़ेगा, मतलब प्रेशर वगैरह अगर अपन बढ़ाएंगे तो क्या सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, मतलब जो सॉलिड है वो क्या जाके उसमें उसका डिजॉल्व की मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी कि नहीं। अरे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब समझ रहे हो, उसमें और अच्छे से बोल जाओ। मतलब मतलब एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हैं अपन, फैक्टर अप्लाई जो कर रहे हो उससे जो सॉल्युबिलिटी का यूनिट बोलो क्या होता है, मोल पर लीटर, हाँ मोल पर केजी, जितने भी बनाए हो, मोल पर लीटर या ग्राम पर लीटर
ठीक है ना। तो यहाँ लिक्विड सॉल्यूशन ले रहे हैं तो इसलिए क्या लेंगे, नीचे लिक्विड यानी मतलब लीटर में लेंगे, ऊपर मोल ले लो या आप क्या ले लो, ग्राम ले लो, जो भी लेना हो, ठीक है ना। मोल ले लो या ग्राम पर लीटर लो। सॉलिबिलिटी मतलब ये होता है कि उसके 1 लीटर आयतन में कितने ग्राम सॉल्यूट है या 1 लीटर आयतन में कितने मोल सॉल्यूट है ना। तो मैं प्रेशर अप्लाई, जैसे मान लो अपन ये है, अब इसमें मैंने क्या किया, मान लो कोई सॉलिड जो है वो क्या किया, डाल दिया इस लिक्विड में, ठीक है। अब इस लिक्विड में अपन सॉलिड डाल दिए तो मान लीजिए सॉलिड के पार्टिकल जो है वो इसमें डिजोल्व है, ठीक है ना। तो इसकी सॉलिबिलिटी जब बताओगे तुम, तो इसकी सॉलिबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि इसके पर यूनिट वॉल्यूम में, मतलब 1 लीटर, मतलब पर यूनिट, मान लो इतने में 1 लीटर जो हमारा वो इतने में है, तो इसमें जो हमारा सॉल्यूट होगा यही क्या कहलाएगा, उसकी जितना भी मोल या ग्राम में होगा वो उसकी सॉलिबिलिटी कहलाएगी। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मान लो मैं इसमें प्रेशर अप्लाई करता हूँ, क्या करता हूँ, प्रेशर अप्लाई करता हूँ, तो क्या इस पर यूनिट वॉल्यूम में इसके अमाउंट पे कोई चेंजेस आएगा? इंक्रीज होगा, इंक्रीज। पक्का? क्यों? क्योंकि पर यूनिट एरिया में फोर्स ज्यादा लगेगा प्रेशर बढ़ाने पर। हाँ, फोर्स ज्यादा लगेगा, फोर्स ज्यादा लगेगा, मतलब घटेगा नहीं सर, बढ़ेगा ही कुछ नहीं। प्रेशर बढ़ाओगे तो, घटेगा। प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इतनी जगह पे और आएंगे कि घटेंगे? पार्टिकल्स और पास पास आएंगे। भाई जब अपन प्रेशर ऊपर से इसमें बढ़ा रहे हैं तो ये दूर दूर हटेंगे कि और ज़्यादा पास पास आएंगे? और पास पास आएंगे ना। पर यहाँ पे हमारा जो सॉल्वेंट है वो कौन सी स्टेट में है, सॉलिड और क्या सॉलिड को कंप्रेस किया जा सकता है? नहीं। तो फिर कैसे बढ़ेगा? कांस्टेंट। कुछ समझ में आया क्या समझा रहा हूँ? भाई हमारा जो सॉल्यूट है वो कौन सी स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, और जो सॉलिड है वो नॉन कंप्रेसेबल है। इसका मतलब ये है कि ये असंपीड्य है, और असंपीड्य का मतलब क्या हुआ, जिसको आप संपीड्य मतलब क्या, मतलब कि कौन सी ऐसी चीज को आप कंप्रेस कर सकते हो जिनके बीच में गैसिंग होती है, जिनके पार्टिकल के बीच में गैसिंग हो, उन्हीं को क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो। जिनके पार्टिकल के बीच में गैसिंग नहीं होती उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो। तो हमारा जो सॉल्यूट है वो कौन सी स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, और जो सॉल्वेंट है पूरा सॉल्यूशन वो लिक्विड स्टेट में है। तो जब आप इस पर प्रेशर अप्लाई करते हो ना, यानी इस लिक्विड पर प्रेशर, सॉल्यूट कहाँ है, अंदर है ना। और जब आप प्रेशर इस पर अप्लाई करोगे तो कहाँ प्रेशर आएगा, पानी पे आएगा ना पहले। अब पानी भी कैसा होता है, लिक्विड भी कैसे होते हैं, कंप्रेसेबल या अनकंप्रेसेबल? वो भी अनकंप्रेसेबल होते हैं, उसमें भी ज़्यादा आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो। मतलब सॉलिड और लिक्विड ये दोनों के ही दोनों क्या हैं, अनकंप्रेसेबल है। तो इसका मतलब ये बताओ कि अगर मैं इसमें जो भी मिला हुआ है, अगर मैं इसमें प्रेशर अप्लाई कर भी दूंगा तो क्या इसके पर यूनिट वॉल्यूम में इसका अमाउंट चेंज होगा? समझ में आया? मतलब कि जो अपना सॉलिड और लिक्विड वाला सॉल्यूशन है इसमें प्रेशर के फैक्टर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। और यही चीज़ अगर अपन लिक्विड लिक्विड के लिए बोली तो द्रव जो होता है ये भी क्या होता है, असंपीड्य होता है। तो अब इसमें मान लो मैंने कोई लिक्विड डिजोल्व किया, तो इसके पर यूनिट सॉल्यूशन में जो दूसरा वाला लिक्विड है उसके पार्टिकल की बात कर रहा हूँ। तो अभी मैं क्या बोला कि लिक्विड भी कैसा है, तो अब जब आप लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में प्रेशर वाला फैक्टर अप्लाई करोगे तो इसमें होगा क्या, उसमें भी पर यूनिट वॉल्यूम में दूसरे वाले का अमाउंट जो है वो चेंज नहीं होगा, मतलब इसमें भी प्रेशर का कोई भी प्रभाव। लेकिन जब गैस और द्रव की बात करोगे तो गैस को अपन कंप्रेस कर सकते हैं ना, ठीक है ना। मान लो गैस जो होते हैं वो पहले तो वो वैसे भी ऑलरेडी क्या होते हैं, पास पास रहना पसंद नहीं करते, उनके पार्टिकल हमेशा दूर दूर रहते हैं, जितना दूर हो सकता है उतना दूर भागते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन फोर्स काम करता नहीं है। वॉन्डर वॉल पर फोर्स काम करता है तो वो भी काफ़ी कम होता है, तो उसमें लगभग ना के बराबर रहता है ना। तो इनके गैस की अगर बात करूँगा तो गैस के पार्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर। अब थोड़ा बात समझना है यहाँ पे, प्रेशर जब अपन अप्लाई करते हैं तो इसके ऊपर यहाँ पे लगा रहे हैं, तो यहाँ ऊपर गैस रहेगा, यहाँ पे जैसे ये वाला, ये सरफेस है लिक्विड का, और गैस के पार्टिकल जो है वो कहाँ है, यहाँ ऊपर है। मान लो पानी के सरफेस और ये जो आपका पिस्टन लगा हुआ है, ये जो मतलब कंटेनर का जो पिस्टन है इसकी बात करें तो इनके बीच में गैस है और यहाँ पे गैस भरा हुआ है, ठीक है ना ये। अब जैसे ही आप इस पे प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये गैस के पार्टिकल कहाँ जाएंगे, पानी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके बीच में जो गैसिंग है वो वहाँ जाके क्या होंगे, डिजॉल्व होंगे। तो पहले के कंपैरिजन में अब देखो, पहले ये थे, यहाँ पे कुछ गैसेस हैं, अब जैसे ही मैंने इस पे प्रेशर अप्लाई किया ये गैस के पार्टिकल कहाँ जाएंगे, अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे जो पर यूनिट वॉल्यूम में जो पहले अमाउंट गैस का था वो अब क्या हो चुका है, बढ़ चुका है ना, यानी कि यहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, समझ गए। यानी कि प्रेशर वाले जब फैक्टर की अपन बात करते हैं तो कहाँ, किस
चीज़ पे बात करते हैं, गैस की सॉल्युबिलिटी की बताई जाती है प्रेशर वाले, क्योंकि इन दोनों में लगभग ना के बराबर प्रभाव पड़ता है इसका। तो प्रेशर का जो फैक्टर है, तो इसमें क्या बोला जाता है कि गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है इसकी बात की जाती है, गैस की विलेयता। तो ये क्या होता है, सॉल्युबिलिटी जो प्रेशर को इंक्रीज करने पर गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होती है, बढ़ती है। क्लियर, समझ में आए, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, चलो करो।